अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपके साथ अनवार खाबर। और सबसे पहले हम बात करेंगे खेल की, लेकिन खेल में सियासत को लाया जा रहा है और भारत अपनी मक्कार सियासत को खेल में लाकर पाकिस्तान में खेल के अमल को मशकूक बनाना चाहता है। नजम सेठी की जानिब से भारतीय चैनल से जब बात की गई, उन्होंने बताया कि अगर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो फिर भारत को क्या एतराज़ है, क्योंकि भारत का एतराज़ फिर फजूल बनता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी टीमें हैं। तो क्या दिल्ली में जब फसादात हुए थे और लोग मारे गए थे तो क्या उस वक्त क्रिकेट वहाँ पर रोक दी गई थी? तो ऐसा नहीं होता। तो असल बात यह है कि भारत अपने औछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा और अब अगर एशिया कप में इनकार करता दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल था उसकी तजवीज़ से भी इनकार। बिल्कुल, और ये बड़ी वैसे अब मतलब कि मैं आपको कहूँ कि कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेट और बड़ी खबर जो है बर्दाश्त में नहीं आ रही है कि दो इतने बड़े क्रिकेट के इवेंट, एशिया कप भी टाइम हो जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ अब इस पर क्लियर हो चुका है। और अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो आई पर्सनली फील रियली बैड। और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए कोई इतनी खास अच्छी खबर नहीं है। और भारत जो अपने जो उसके प्लान्स हैं उसमें वो आप देखेंगे कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो पीसीबी चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और वो कह रहे हैं कि भारत के ना आने की सूरत में पाकिस्तान भारत में होने वाले जो वनडे वर्ल्ड कप का बायकॉट है वो करेगा। और इस मुतवक्के इनकार के बाद अब आईसीसी की मुश्किल में अनवार मजीद इजाफा हुआ है। मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि अब नजम सेठी साहब को मनाने के लिए आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और उनके सीईओ जो है वो अब पाकिस्तान आ रहे हैं और अपने 2 दिन के दौरे पर कोई ना कोई सोल्यूशन आई थिंक निकल आएगा, सामने आएगा। उम्मीद अच्छे की बहरहाल करनी चाहिए तो होंगी। अब देखना यह है कि किसी तरह से मामला सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन शायद आईसीसी को यह भी चाहिए कि वो बीसीसीआई को भी समझाए, क्योंकि नजम सेठी का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है तो फिर एशिया कप हर हाल में पाकिस्तान में होना चाहिए। जो सिक्योरिटी है वो बाकी टीमें आ चुकी हैं, पूरी दुनिया देख चुकी है कि किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है टीम्स को। तो अब नजम सेठी किस तरह से अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे, अपनी बात किस तरह से मनवाएंगे, ये देखना बाकी है। क्योंकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, जो मुमकिन तौर पर एशिया कप की तारीखों का ऐलान करेगी और इस हफ्ते मकाम की तस्दीक भी हो जाए। बिल्कुल, और इसी हवाले से जो भारतीय सहाफ़ी हैं विक्रांत गुप्ता, उसका भी दावा सामने आया कि गुज़श्ता रोज एशिया कप के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ और अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो सरबराहान क्रिकेट है उनकी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जय शाह ने तमाम बोर्ड्स को ये वाज़ेह किया है कि बीसीसीआई पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के हक में नहीं है। बहरहाल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी प्रोग्राम में नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। उल्टी हो गई सब तदबीरें, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट नाफिज। इमरान की मुश्किलात में इजाफा, अलीम तरीन मुलाकातें जारी। पीटीआई छोड़ने वालों के लिए पैगाम, हल सिर्फ जमाते इस्लामी। अरबों की मुफ्त बिजली, सरकारी मुलाजिमीन के मजे। और 8 साला बच्ची ने 60 किलोग्राम वजन उठा लिया। इस हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और ये वो बिल है जो सुप्रीम कोर्ट में भी पहले से ज़ेर समात है और 1 जून को इस केस पर मज़ीद समात भी होने जा रही है। सदर साहब की जानिब से इस बिल पर जब दस्तखत हुए हैं तो हर तबके की जानिब से, हर हल्के की जानिब से इसको बहुत हैरानी से देखा जा रहा है, क्योंकि सदर पाकिस्तान इससे पहले इस बिल पर दस्तखत से इनकार कर चुके थे और उन पर बहुत तनकीद की जाती थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, वो सदर मुमलिकत नहीं हैं। तो अब आरिफ अलवी की जानिब से खामोशी के साथ दस्तखत की जो खबर सामने आई तो बेख्तियार हैदर अली आतिश का वो शेर नबीहा बिल्कुल, और वो शेर बिल्कुल इस मौके पर बनता भी है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। तो कुछ ये सिचुएशन ही इस वक्त बनी हुई है। बहरहाल कुछ इसी तरह का जो हाल है वो ईवान सदर का है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अज खुद नोटिस केसेस में अदालती फैसलों पर नजरसानी के जो नए कानून है उसके नफाज के बाद सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त की समाअत मुलतवी
कर दी गई है। और इस केस के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ऑडियो लीक्स कमीशन केस के मुतालिक भी रिमार्क सामने आए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा तो जहन में रखें कि अदालत ने कमीशन कलदम करार नहीं दिया और अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। और उधर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नाफिज होते ही ये कहा जाने लगा है कि अब लंदन में मौजूद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी अपील का हक मिल जाएगा, मगर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इससे इत्तफाक नहीं करते और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ इससे पहले भी नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा उनको इस कानून से फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। जबकि जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं इरफान कादिर, वो कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पनामा केस में आईन कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, आइन में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया है। आर्टिकल 62-63 में मुतल्लिका फॉरम की निशानदही भी की गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदर साहब की जानिब से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से दस्तखत हैं वो काफ़ी हैरान कुन हैं। इससे पहले वो इस पर दस्तखत नहीं करते दिखाई दे रहे थे, उन पर जो एक तासुर था वो यही था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं के हक में जो फैसले हों, उन्हीं के हक में जो बिल हों तो फिर ही उस पर करते हैं। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पुराना बिल था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो कि अब एक्ट का हिस्सा बन गया है और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड किया हुआ है, ये उसके साथ इस लिहाज से उसकी रेप्लिका नजर आती है। उसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें थी, इसके अंदर कुछ कम चीजें हैं। उसके अंदर एक एपलेट फोरम दिया गया था कि यानी जो जज फैसला करेगा उसके ऊपर जो अपील होगी नेक्स्ट लार्जर बेंच को जाएगी। यहाँ ये है कि ये रिव्यू की जुरिस्डिक्शन को इलाज किया गया है कि यहाँ अगर आप जिस जज ने फैसला किया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 184(3) की, तो उसके खिलाफ जब आप रिव्यू फाइल करेंगे तो वो लार्जर बेंच सुनेगा। यानी 5 मेंबर ने अगर फैसला किया है तो वो फिर 6 या 7 सुन सकते हैं, लेकिन वो पुराने जज उसमें बैठेंगे, जबकि एपलेट जुरिस्डिक्शन नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास चली जाती है। और उस केस में भी ये कदर मुश्तरक थी कि आप वकील तब्दील कर सकते हैं, इसमें भी वो कदर मुश्तरक है। उसमें भी ये था कि बैक डेटेड यानी रेट्रोस्पेक्टिव उसको अप्लाई किया गया था, इस केस में भी रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया गया है। उस केस में भी बाजार ये लगता था कि वो पर्सन स्पेसिफिक है और इसमें भी यही लगता है, क्योंकि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसके खिलाफ रिव्यू नहीं आया था, उसके खिलाफ रिव्यू अब ये फाइल कर सकते हैं विदिन 60 डेज। वो पनामा केस पे शायद रिव्यू आया हो या ना आया हो, लेकिन उसके नतीजे में जो नाअहली हुई थी फॉर होल ऑफ लाइफ, उसके ऊपर अभी फैसला, उसके ऊपर रिव्यू नहीं आया था। तो मेरा ख्याल है इसके जरिए भी उनको बेनिफिट मिलेगा। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि इसमें क्या, लेकिन शोएब साहब इस मामले में अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो मुशीर वजीर आजम है वो कुछ और कह रहे हैं और जो वजीर कानून है वो कुछ और कह रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, तो ये फायदा किस तरीके से होगा जहांगीर तरीन की बात करें और खासकर साबिक जो वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ की? देखिए, उसका तरीकाकार ये है कि सिंपल 60 डेज के अंदर अंदर टाइम दे दिया गया है रिव्यू फाइल करने का, क्योंकि वो बैक डेटेड रिव्यू वैसे तो 30 डेज में रिव्यू होता है। ज़ाहिर सारा साल गुजर गए हैं, अगर वो रिव्यू नहीं आया तो जब वो रिव्यू पटिशन आएगी तो वो जितने 5 मेंबर बेंच ने ये फैसला सुनाया था, तो आप 7 मेंबर बेंच बैठेगा तो उस बात का इम्कान है कि वो उस ओरिजिनल जजमेंट को वो रिव्यू कर ले और वो जो ताहयात नाअहली है उसको कन्फाइन कर दें 5 ईयर्स के लिए, या किसी एक टाइम बाउंड कर दें, या उसको डिपेंडेंट कर दें कि वो जो केस का फैसला है जिसमें नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, उसके फैसले तक उसको मशरूत कर दें। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि वो बेनिफिशरी होंगे। और मुझे ये बताया कि पीडीएम की जमातों ने कौन सा ऐसा कानून बनाया है जो पब्लिक के मफाद के लिए हो। ये तो बनाते ही पर्सन स्पेसिफिक हैं। आप शुरू से जब ये आए हैं आप उठा लें, जब इन्होंने नैब लॉ बनाया अपने एक केस का मुकदमा सामने रख के उसके मुताबिक इन्होंने नैब में अमेंडमेंट की। ओवरसीज चूंकि इनके खिलाफ वोट देते हैं, ओवरसीज का राइट ऑफ वोट इन्होंने खत्म कर दिया, ECL से अपने नाम निकाले। अब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था उसमें भी इनका वही बैक डेटेड देने का, देखिए ना, सेक्शन 5 जो इसमें दिया गया है नए वाले में या पिछले वाले में दिया गया था, बैक डेटेड देने का कोई तुक नहीं बनता। आज से 10 साल 20 साल पहले किसी को कोई हक मिल गया या किसी को नहीं मिला या जो भी है, क्लोज्ड एंड पास्ट ट्रांजैक्शन में एक मैटर आ गया। आज अगर कर रहे हैं तो फ्यूचर के केसेस के लिए कर सकते थे ना,
लेकिन पिछले केसेस को रिवाइव करने का मकसद तो कुछ और नजर आता है। फिर इस एक्ट के जरिए जो मौजूदा अभी साइन किया अलवी साहब ने बगैर हेजिटेशन के, उसके जरिए एक दो और बेनिफिट भी उन्होंने लिए हैं। जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू चल रही थी, जो कि इस बात का इम्कान था कि कल की तारीख में या आज की तारीख में वो डिसमिस हो जानी थी, वो अब लार्जर बेंच में चली जाएगी। असर नौ दोबारा बहस उसकी शुरू हो जाएगी। दूसरा जो 1 मार्च का फैसला था या 4/4 का फैसला था, जिसके जरिए 14 मई को इलेक्शंस की डेट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी अब असर नौ दोबारा उसकी रिव्यू करने का हक मिल गया है फेडरल गवर्नमेंट को, जो उन्होंने उस वक्त नहीं की थी। वो 30 डेज का टाइम था, अब उनके पास आज से 60 डेज का टाइम शुरू हो गया है। यानी 2 महीने के अंदर अंदर वो अपील फाइल, वो रिव्यू फाइल करके उनके पास एक ऑप्शन आ गया है कि वो अब आप उसको कम से कम बहस में ले जाएं, उसको लंबा करें, और उसके बाद वैसे भी इलेक्शन, तो अगले इलेक्शन भी करीब आ जाने हैं। जो वो कंटेम्प्ट की तलवार लटक रही थी, फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने ये सोचा है कि उससे भी निकलने का बहाना मिल जाएगा। तो ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है। तो क्या आइन का जो आर्टिकल है 187 के तहत नजरसानी के दायरा कार को वसी करता है, तो जिसका चीफ जस्टिस साहब ने भी जिक्र किया है, तो हुकूमत का इसमें मौक़िफ़ है कि 184(3) में नजरसानी का कानून बनाया गया है और उसमें नजरसानी के इख्तियार को वसअत भी दी गई है। तो जरा आसान और आम अल्फाज में बता सकते हैं कि असल बात क्या है, मामला क्या है? देखिए, आर्टिकल 184(3) ये कहता है कि जब भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस भी ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पिटिशनर भी पिटिशन फाइल कर सकता है। अब उसके अंदर उसके जो रिव्यू की पावर है वो आर्टिकल 188 है। यानी 188 में अगर कोई बंदा एग्रीव्ड है तो वो रिव्यू कर सकता है। तो रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड था। अब इसके अंदर जो रिव्यू का स्कोप है वो अपील के बराबर दे दिया गया है। यानी जो अपील एज ए मैटर ऑफ राइट होती है, जिस तरह अपील सुनी जाएगी उसी तरह नए ग्राउंड, नई बातें, सब कुछ आप ला सकते हैं। जो वो लिमिटेड स्कोप था आर्टिकल 188 का, वो खत्म कर दिया। अब इसके अंदर जो आर्टिकल 187 सब आर्टिकल 1 है, वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है कि फॉर टू डू ए कंप्लीट जस्टिस वो कोई भी मुनासिब हुक्म दे सकते हैं कंप्लीट जस्टिस के लिए। वो तो आइन में ऑलरेडी उनके पास पावर मौजूद है, उसके लिए वो पावर कभी कदगन नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। खा वो उसको 188 में इस्तेमाल करें, खा उसको 187 में इस्तेमाल करें, खा उसको रेड विद 184 में इस्तेमाल करें, तो उनके पास ये कदगन नहीं है कि जब वो कहीं देखें कोई गैर कानूनी कोई चीज हो गई है या किसी को मुकम्मल जस्टिस देना है और टेक्निकलिटीज उसके रास्ते में रुकावट बन रही हैं, तो वो मुकम्मल इंसाफ देने के लिए आर्टिकल 187(1) का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए ये लॉ बने या ना बने उसके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इस लॉ ने ये कर दिया है कि एक तो राइट ऑफ जो रिव्यू है उसके इनलार्ज कर दिया, उसको अपील का दर्जा दे दिया। दूसरा एक काम ये कर दिया, इसको बैक डेटेड बेनिफिट दे दिया। तीसरा ये किया कि वकील तब्दील करने की इजाजत दे दी। ये 3 मेन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, अगर न्यूट्रल होकर थोड़ा सा देखा जाए तो जो साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं, जिसमें इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार शामिल हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस में आज खुद फैसले लिए जो कुछ अजीबो गरीब रहे। अब बोतलों का मामला हो या फिर लिवर एंड किडनी सेंटर पर नोटिस का काम, ये मामला मुतासिर हुए। तो अगर एक पैनल बैठकर ये फैसला कर ले कि अज खुद होना चाहिए या नहीं, तो इसमें आप समझते हैं कि कोई हर्ज है? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब आप पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की मुखालफत में चीजें आती हैं। जब आप इन दी लार्जर इंटरेस्ट बनाते हैं, सबसे पहली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को या उनकी पावर को आप कर्टेल करना चाहते हैं या इनलार्ज करना चाहते हैं, ज्यादा बेहतर होता है कि आप उस इदारे से भी कंसल्ट कर लें और उनके साथ बैठ के कुछ चीजें डिस्कस कर लें कि जी हम इस तरह करना चाहते हैं ताकि हमारे ये मुल्क के आम लोगों को उसका फायदा हो। हूसोएवर द लिटिगेंट, जो अपोजिशन में होगा, इक़्तिदार में होगा, बाहर बैठा होगा, जिसका कोई मैटर आता है, तो आमतौर पर ये रिवायत रही है। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक है, वो भी उसके मुताबिक भी आप इनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि ये कंसल्टेशन पहले हो जाती, लेकिन बहरहाल अब तो ये कानून बन गया, अंटिल को कुछ चैलेंज ना करे उस वक्त तक तो ये कानून का दर्जा रखता है। ठीक है। और चीफ जस्टिस की जानिब से जो हिदायत दी गई हैं ऑडियो लीक्स पर नई कमेटी बनाने के हवाले से, तरीकाकार के हवाले से बात की गई है, इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो कल लगा हुआ है केस और मैं उसमें वकील भी हूँ और कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। उसमें 3-4 चीजें हैं बड़ी अहम है। मैं कोई मेरिट ऑफ द केस पे तो ज्यादा बात नहीं कर सकता, मुनासिब भी नहीं है,
पहली बात तो यह है कि इसमें कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस मस्ट है कि जब आप जुडिशियल कमीशन बनाते हैं सिटिंग जजेस साहिबान पे मुश्तमिल, तो चीफ जस्टिस को बाईपास करके अगर रिवायत कायम हो गई, ये आजाद अदलिया के तस्वुर के मुनाफी है। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। दूसरा अहम सवाल है कि जब जजेस की ऑडियो वीडियो को आपने डिस्कस करना है तो उसका बेहतरीन फोरम आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, कोई और कमीशन कोई और इदारा इसमें करना मुनासिब नहीं है। तीसरी एक बात है कि जब आप कोई एजेंसी सबसे पहले आके वो एडमिट करे कि हाँ जी ये हमने ऑडियो लीक की है या हमने ऑडियो ये टेप की है, क्योंकि पहले टेपिंग ऑफ द ऑडियो जो है वो इंपॉर्टेंट है कि कोई इदारा उसको एक्सेप्ट करे या उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाए कि ये किसने की है, क्योंकि उसका एक तरीकाकार है। अगर ऑथोराइज्ड की है उसकी वैल्यू है, अगर अनऑथोराइज तरीके से की है तो फिर तो वो एक तरह से फौजदारी मुकदमा बनता है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये गैर कानूनी टेपिंग की है और उसको पब्लिश किया है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्वेश्चंस हैं जिसको एड्रेस करना है कोर्ट ने, और कल केस लगा हुआ। बहुत शुक्रिया माहिर कानून शुएब शाहीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें, साथ रहिएगा। बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाजरीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ताकत खो रही है, नजर नहीं आ रहा कि अब अदलिया ताकतवर के सामने खड़े रहने के काबिल है या सिर्फ मुझे सियासत से बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाह ना किया जाए। जितने लोग तोड़ने हैं जल्दी तोड़ लें, अपना वक्त जाया ना करें। बिल्कुल। और अब हम ये देख रहे हैं कि खान साहब दोबारा से अदलिया पर हमलावर हैं, दोबारा से उन पर अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को बचाने की खातिर फौरी इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इस वीडियो बयान के बाद इमरान खान ने कल ही ट्विटर पर यह भी लिखा कि कानून की हुक्मरानी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए इस फाशिस्ट हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी बदतर है। और उनका ये कहना है कि एक निकाती एजेंडा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना है। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट से भी मुखातिब हुए और उन्होंने कहा सवाल यह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से मुल्क को मुकम्मल मुआशी बदहाली की तरफ जाने दे रही है। उधर नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम भी ECL में डाल दिया। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उसके साथ ही सियासी सरगर्मियों में मजीद तेजी आती जा रही है। अब लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की काफी चर्चा भी है। इस मुलाकात में नई सियासी पार्टी बनाने पर इत्तेफाक किया गया और एक और जो खास बात है कि इस मीटिंग में वजीर आजम के मुशीर ओन चौधरी भी नई सियासी पार्टी बनाने पर इसरार कर रहे हैं। अच्छा, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पर क्या पेशरफ्त होती है। दूसरी जानिब असद उमर को भी यकीन है कि पार्टी छोड़ने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके ख्याल में जो वोट बैंक है वो सिर्फ इमरान खान का ही है। कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होगा तो वोट तो खान साहब को पड़ने हैं, वो ये उनका एक स्ट्रांगली बिलीव है इस पर। तो मुराद सईद की बात करते हैं जो कि रोपोश हैं, उनका ऑडियो बयान भी सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि कभी उन्होंने पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी थीं कि 9 मई को मुराद सईद एक जंगी कमांडर की तरह काम कर रहे थे। जावेद लतीफ़ ने इमरान खान को दहशतगर्दों का कप्तान करार दिया है, जबकि खतीजा शाह के मुतालिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन कह रहे हैं कि वो जेल में हैं और उनकी शनाख्त परेड का अमल अभी चल रहा है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार अमार मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट नाफिज होने के बाद वज़ाहिर तो ये लग रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। आपके ख्याल में क्या अब नवाज शरीफ के लिए चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो जाएगी? बहुत शुक्रिया नबिया और अनवार। पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में मदऊ करने का। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने मॉर्निंग शोज़ हो रहे हैं उसमें आप लोगों का शो न्यू पाकिस्तान बहुत अच्छा शो है और इसमें जिस तरह की गुफ्तगू होती है, जिस तरह के गेस्ट बुलाए जाते हैं, वो बहुत अच्छा मॉर्निंग शोज़ में एडिशन है। जो सवाल आपने किया उस सवाल का जवाब यकीनन हाँ में है। आज जो कुछ हुआ और कल जो कुछ हुआ उससे तो लग रहा है कि हालात अब बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और जिस बिल पर
आरिफ अलवी साहब से, हालांकि वो पहले बड़े मामलात में रखने डालते रहे हैं, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने बेइंतहा सहूलत के साथ उस बिल पर साइन किया, कानून मंजूर भी हो गया। और फिर इसके बाद अब आपको पता है कि जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली पर अब अपील हो सकती है, ख़त्म नहीं हुई, और अपील दायर करा दी गई है। उसके लिए एक टाइम मुख्तस है, इतने अरसे में अपील कर सकते हैं। तो जाहिर है अब कानूनी लकूने हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि हम अपने 2018 को जो सिस्टम था उस सिस्टम की तरफ वापस जा रहे हैं। सिर्फ मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त किरदार मुख्तलिफ है। पहले कोई और हीरो था और कोई और विलन था, और इस दफ़ा जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इस दफ़ा हीरो कोई और है और विलन कोई और है। तो ये यकीनन एक पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद इलेक्शन होते हैं और उन्हें अक्सरियत मिलती है, तो वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं। और अगर इस दफ़ा वो कैंडिडेट हुए और प्राइम मिनिस्टर बने, तो तवक्को रखनी चाहिए कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और मुद्दत पूरी करने के बाद पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा ये उस वक्त की बात है। लेकिन इस वक्त ये यकीनन एक पॉसिबिलिटी है, एक इम्कान है, जो कि बज़ाहिर यूँ ही लग रहा है कि खुशकुन इम्कान है, और इससे हमारी सियासत में मस्बत तब्दीलियाँ होंगी। नवाज शरीफ को इतने अरसे तक कभी जबरी हमने मुल्क से बाहर भेज दिया, और कभी वो जो यहाँ पे जो सिस्टम था उन्हें जहर देने की भी कोशिश की गई, उस सिस्टम से घबरा के वो बाहर चले गए। ठीक है, सबसे पहले तो अमार साहब बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। अब सवाल मेरा आपसे ये कि कहा जाता है कि पीडीएम जो क़यादत है उसकी ख्वाहिश थी कि जिन हाथों ने बुत तराशा वही इसको पाश पाश करें। अब जिस बड़ी तादाद में लोग पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं, अब क्या आप समझते हैं तहरीक इंसाफ कायम रहेगी या बिखर जाएगी? अच्छा, बात ये है कि आपका जो सवाल है ना कि वही पाश पाश करें, ये बात इससे जाहिर है इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता है। क्या तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हालत है वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से है? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार एक शख्स है, और वो इमरान खान है। एक बहुत अच्छी जमात थी, एक वैक्यूम था, रवायती पार्टीज के दरमियान एक जगह बनती थी। उस जगह को कैप्चर करने के लिए इमरान खान साहब के पास मार्जिन था, लेकिन इमरान खान साहब सहारों की और मसनूई बैसाखियों की तलाश में रहे। अगर इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा लीडर बनना था, तो जब उनको केपीके में हुकूमत मिली थी तो वो केपीके में इतना काम करते कि लोग उन्हें मिन्नतें कर करके वोट देते। इमरान खान साहब ने उसी वक्त से जो है इशारों का और उंगलियों का और जो है बैसाखियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो अब सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, और इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं गिराया इमरान खान को 9 मई के वाक़यात ने गिराया, और उसके बाद जो मुल्क में इमरान खान ने पॉपुलैरिटी गेन की थी, ये मान लेना चाहिए। जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की, लेकिन वो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई 9 मई के बाद। वो जो पॉजिटिव और मजलूमियत का वोट उनके हक में था वो उनके खिलाफ हो गया, इसलिए कि कोई भी शख्स इस तरह नहीं। लेकिन अमार साहब हमने देख रहे हैं कि मुश्किल वक्त तो तमाम ही सियासी जमातों पर आया, अगर हम माजी की बात करें, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी छोड़े हैं उसकी तो मिसाल नहीं मिलती है। आप इन तमाम लोगों का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? ख़ासतौर पर हम फवाद चौधरी की बात करें, फिरदौस आशिक अवान की बात करें, फयाजुल हसन चौहान हैं, शीरी मज़ारी हैं, क्योंकि जब ये लोग हुकूमत में मौजूद थे तो उस वक्त के दौरान तो हम देखते थे तमाम हदें पार कर देते थे मुखालिफिन पर जुमले कसने में, बातें करने में। अच्छा भाई, इसके ऊपर सबसे अच्छा तबसरा तो ये किया गया कि भाई जिनका माल था वो ले गए, इसलिए कि ये लोग जो थे ये कभी भी तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे। ये वो उड़ते परिंदे हैं जो कभी किसी शाख पर बैठ जाते हैं, कभी किसी शाख पर बैठ जाते हैं, कभी कोई किसी शजर पे आशियाना ढूंढते हैं, कभी किसी शजर पर आशियाना ढूंढते हैं। ये इनमें से बहुत सारे लोग इलेक्टेबल ज़रूर हैं,
और ये इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके दिए गए थे इमरान खान को। इकट्ठे किसने किया था? इकट्ठे इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट। इकट्ठे जहांगीर तरीन ने किया था। वो याद है ना आपको, जहांगीर तरीन साहब का जो जहाज था, उसके बाद जो है वो फिर लोग लाल आके पीटीआई में शामिल करते थे। लेकिन अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई है। ये लोग इलेक्शन जरूर जीत सकते हैं। पंजाब की, पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि इलेक्शन वाले दिन बरादरियाँ, ख़ानदान, ज़ात पात ये बहुत काउंट करती है। तो ये अपने बरादरी वगैरह के सरपंच लोग ज़रूर हैं और ये शायद उसकी बेसिस पर कामयाब हो जाए। लेकिन इन सारे लोगों को एक बात का पता चल गया है कि अगर इनके हाथ में तहरीके इंसाफ का टिकट होगा, अगर इनकी वो जो है बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, तो फिर ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। इसलिए ये सूरत हाल पैदा हो गई ये है कि ये इलेक्टेबल। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी अगर उसकी बात की जाए और अगर इनको मजीद 1 साल भी मिल गया तो क्या नून लीग 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएगी, या फिर आप समझते हैं कि पीडीएम ही दोबारा मिलकर हुकूमत बनाएगी? अच्छा देखिए, जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि अगर मौजूदा हुकूमत को और वक्त मिल गया, मेरा नहीं ख्याल कि और वक्त देना चाहिए। इमरान खान अपने हकीकी अंजाम को पहुंच चुके हैं, उनकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, कोई उनका टिकट लेने को तैयार नहीं है। अब मज़ीद वक्त बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जो हम मुकर्ररा वक्त है, अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए और बिल्कुल इलेक्शन करवाएं। और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कोई इतनी अप्रिशिएबल नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं हो सकती। इसहाक डार साहब आए थे कि मैं IMF को देख लूँगा, लेकिन IMF के साथ वो मुआहदा नहीं कर सके और चीज़ों की कीमतें बढ़ती रहीं। तो हम किसी भी हुकूमत के साथ फेयर कमेंट ये है, किसी भी हुकूमत को ये चांस देना कि वो जब तक कीमतें कम नहीं करेंगे तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये थोड़ी सी अनफेयर बात है। तो इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन अगर इन्हें 2/3 अक्सरियत चाहिए तो यकीन मानिए कि ये शहबाज शरीफ साहब के बस का रोग नहीं है। अगर 2/3 अक्सरियत चाहिए, उसके लिए इन्हें नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को वतन वापस आना पड़ेगा, वो कैंपेन करनी पड़ेगी जिसके PMLN के लोग बहुत अरसे से मुंतज़िर हैं। उस तरह लोगों में जाना पड़ेगा, खौफ से बचना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब को जब तक वापस नहीं आएंगे 2/3 अक्सरियत का सोचना बहुत मुश्किल है। फिर पंजाब की सियासत में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किससे होगा? PDM की बाकी जमातें जो हैं वो तो कोई ज़्यादा पंजाब की सियासत में नहीं है। पीपल पार्टी पंजाब में कोई मकाम नहीं रखती, मौलाना फजलुर रहमान भी कोई ऐसा ख़ास मकाम नहीं रखते। लेकिन आज कल आपने खबर सुनी कि एक इत्तेहाद बन रहा है, अलीम खान और जहांगीर तरीन। इनका मुल्क की सियासत में इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन पंजाब की सियासत में ये बड़ा अहम ग्रुप है। इसमें चीना ग्रुप, बिल्कुल ये अहम ग्रुप है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। हमारे साहब इस पर आपका मज़ीद एनालिसिस भी लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे। सीनियर तजियाकार अमार मसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अमार साहब, क्या सिस्टम में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार दिलवाना चाहते हैं, और क्या वो अब भी कप्तान को वापस लाने के लिए कुछ संजीदा कोशिशें कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इसमें बहुत हद तक हकीकत थी 9 मई से पहले तक। 9 मई के बाद सूरत हाल ने एक बड़ा ड्रास्टिक टर्न लिया और वो इमरान खान के खिलाफ सारे हालात हो गए। और उसकी वजह आप जानते हैं कि अगर तो ये काम कोई चोरी छुपे हुआ होता, कोई पाकिस्तान के खिलाफ, कोई रियासत के बारे में कुछ साजिश चोरी छुपे की होती, तो फिर तो लोग इमरान खान को शक का मार्जिन देते। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ वो चोरी छुपे नहीं हुआ, वो खुलेआम हुआ, सबके सामने हुआ। उस सूरत हाल में लोग इमरान खान की उन हरकतों को माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, लाहौर में जिस कोर कमांडर हाउस को नजर आतिश किया गया,
वो बुनियादी तौर पर जिना हाउस था। कायद आज़म की रिहाइश गाह वो रही है, बेशक एक रात के लिए ही रही है, लेकिन उस इमारत का एक ख़ास एहतराम है, एक डेकोरम है। GHQ के बाहर आप करना चाहते हैं करें, लेकिन जो आर्मी का इंसिग्निया बना हुआ है उसको आप ठुड्डे तो नहीं मार सकते ना। या फिर जो सरगोदा में शहदा की जो तस्वीर है उसको नजरे आतिश कर देने के बाद आप हमदर्दी का वोट नहीं ले सकते। ये बात अब क्लियर हो चुकी है। इमरान खान बुरी तरह अपने ही बिछाए हुए जाल में आ चुके हैं। ये दुरुस्त है कि सहूलतकार इमरान खान के इदारे में भी थे, ये भी दुरुस्त है सहूलतकार उनके अदालतों में भी थे। तो जो इदारों में सहूलतकार मुख्तदर इदारों में थे वो अब उनकी साइकी चेंज हो गई है। वो नहीं बर्दाश्त, कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई उसके घर को आग लगाए और वो जाकर उसे वोट दे, तो ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि माजी सबके सामने है। 2008 में काफ लीग समेत इत्तेहादियों पर कांटा लगा हुआ था। फिर 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी समेत जितने भी इत्तेहादी हैं वो दहशतगर्दी की वजह से ज़ेर ताब आए। 2018 में हमने देखा कि नून लीग समेत MQM की सीटें PTI को दिलवाने का इल्ज़ाम लगता रहा। तो अब खुलकर बात हो रही है कि जनरल इलेक्शंस में PTI को खुलकर खेलने का मौका ना दिया जाए। ऐसा क्यों है कि सियासतदान इलेक्शन में एक दूसरे का मुकाबला करने की बजाय इंतखाबात से पहले ही इलेक्शन मैनेज करने के चक्रों में रहते हैं? ये जो आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हमारी सोसाइटी की बड़ी तल्ख हकीकत है। कभी हम किसी सियासी जमात को गद्दार साबित करते हैं, कभी किसी के ऊपर नंगे वतन का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पार्टी को बैन करने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी जमातें बहरहाल कसूरवार हैं, सियासतदान भी कसूरवार हैं, लेकिन इसके पीछे असल कसूरवार वो हैं जो नए नए तजुर्बे करते हैं, जिन्होंने हाइब्रिड निज़ाम का तजुर्बा किया, उससे पहले MQM का तजुर्बा किया और बहुत सारे तजुर्बात किए, सारे तजुर्बात नाकाम हुए। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा कसूरवार हैं। और अब जब हम कहते हैं कि इमरान खान पे पाबंदी लगनी चाहिए, इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर हमें खुलकर नाम लेना चाहिए उन किरदारों का जिन्होंने ये महफिल सजाई थी, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इन्हें भी इस दफ़ा छोड़ दिया गया तो फिर ये मुल्क ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसमें ये फैसला करना पड़ेगा कि आइन के खिलाफ काम करने वालों को, चाहे उनका ताल्लुक अदलिया से हो, फौज से हो, मीडिया से हो, सियासतदानों से हो, उनको कोई ना कोई काबिल ताज़ीर हमें बनाना होगा। और अगर हम नहीं बना सके तो फिर मेरे ख्याल में ये सिलसिला अगले 50 साल भी चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। और मैं इमरान खान के खिलाफ नाअहली का भी कोई बहुत ज़्यादा उसके हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करना चाहिए और सीखना चाहिए। इमरान खान, लेकिन इमरान खान के लिए मकाफात अमल भी है। उनके लिए पहले जिस तरह सारी चीज़ें मैनेज की गई थी, अब यूँ लग रहा है कि 2018 वाला इलेक्शन 2023 में होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि नून लीग जो है वो पहले विलन थी, अब वो हीरो बन के सामने आएंगे और इमरान खान पहले हीरो थे और अब वो विलन बने। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज़कियाकार अम्मार मसूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सियासी बेयकीनी का शिकार है और मामला फहमी के बजाय जोश खिताबत और इंतकामी अंदाज में चलाए जा रहे हैं। जहां PTI और PDM डेडलॉक का शिकार है तो दूसरी तरफ हुकूमत और अदलिया भी आमने सामने दिखाई दे रही है। इमरान खान पहल तो मुज़ाकरात पर आमादा नहीं होते थे, यहाँ तक कि वो अपोजिशन रहनुमाओं से हाथ मिलाने के मामले पर भी नफरत का इजहार कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बाजी की बात करें तो 90 की दहाई में नवाब सदर नसरुल्लाह खान और खान अब्दुल कयूम खान सियासी डेडलॉक में सुलह करवाने में हमें नुमाया नजर आए।
अब जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला डेडलॉक का शिकार हो चुके थे तो आपने देखा कि इमरान खान जो कि मुज़ाकरात पर किसी सूरत आबादा नहीं हो रहे थे, अब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए एक 7 रुकनी कमेटी भी कायम कर चुके हैं। मगर अब सिचुएशन ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने PDM और पी रहनुमाओं से मुलाकातें की और उन्हें मुज़ाकरात की बेस पर लाने की कोशिश की। बिल्कुल, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है, मगर अमीर जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जमात इस्लामी में शामिल होने की दावत दी है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, बनफ्से नफीस खुद मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल आप किस तरफ जाती देख रहे हैं? हुकूमत की बात करें, अदलिया की बात करें, जो महाजराई हमने देखी, फिर 9 मई के जो वाक़यात हुए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शराजा बिखर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी जमातों की बजाय अब फ़िक्र गम करे उन आम लोगों का जो सुबह फुटपाथ पर बैठते हैं कि कोई मजदूरी दिहाड़ी काम मिले और मायूस घर जाते हैं, और फ़िक्र करे उस आदमी का जिसके जेब में इलाज के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए आटा नहीं ख़रीद सकते हैं, डिग्री तो हासिल किया है, रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो ये नतीजा है इन तीनों सियासी जमातों के तर्ज़ी हुक्मरानी का, वो PDM हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जिन्होंने आज मुल्क का ये हशर कर दिया है कि हमारे साथ रोने धोने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, और जले हुए इमारात अब पाकिस्तान का निशान बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि बेइज्जत मजमूई हमारी कौम को गौर करना चाहिए कि इन पार्टियों ने जिनको कौम ने एतमाद दिया था, वोट दिया था, सपोर्ट दिया था, इज़्ज़त दी, कंधों पर बैठाकर ईवान इक़्तिदार तक पहुंचाया, उन्होंने कौम को क्या दिया? क्या अपने मंशूर पर अमल किया, अपने नारों को अमली जामा पहनाया? और आज भी ये जो आप कहते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल है, आईनी बहरान है, मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, इदारे आपस में 10 बगरेबान है, यही नतीजा है पीपल्स पार्टी, PDM और PTI की सियासत का। ठीक है सिराजुल हक साहब, हमने कल देखा, कल की जो बड़ी हैपनिंग हुई उसकी बड़ी चर्चा भी रही है। जो नया कानून, जो बिल पास हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये कोई रातों रात नहीं हुआ, बहुत पहले से इसकी तैयारी की जा रही थी। सदर साहब के उस पर अब दस्तखत भी हो चुके हैं। मामला सामने है कि हुकूमत इससे फ़ायदा उठाएगी। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन ऑब्वियसली जो है राहें हमवार हो रही है उनके लिए। तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा मुल्क में सियासत में कि कभी आवाम के हक में भी, कभी उनके लिए भी इतना सोचा गया हो, उनकी भी फिक्र की गई हो, उनके लिए भी कोई बिल या कानून पास किया हो। हमेशा अगर कोई फायदा उठाता है तो वो सियासतदान ही होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं वो या तो आपके मुल्क के बड़े बड़े जागीरदार हैं जी, या बड़े सरमायादार और कारखानादार हैं, या माफियाज के नुमाइंदगान हैं। तो उनकी सोच और उनकी कावशें और उनकी तैयारी सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रॉपर्टीज़ के लिए हैं, ज़ाती मुफादात के लिए हैं, या कुछ ख़ानदानों के मुफादात के लिए हैं। तो यह जितनी भी कानून साज़ी होती है, मैं 100% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो आवाम के लिए नहीं होते हैं, इसलिए कि आवाम के नुमाइंदगान यहाँ वहाँ है ही नहीं जी। वहाँ तो डेरे हैं, जागीरदार हैं और माफियाज़ के नुमाइंदगान हैं। यही वजह है कि या मुखालिफिन के ख़िलाफ़ उनको गिरफ्तार करने, बंद करने, जलील करने के लिए कानून साजी होती है, या अपने मुफादात के लिए। तो कल जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं, या उससे पहले जो कुछ हुआ, गुज़श्ता 5 सालों के आप अपने कौमी असम्बली के हिस्ट्री उड़ाकर देखें कि इसमें या तो IMF के कहने पर कानून साजी हुई है, या अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए, या मुखालिफिन को दबाने और पंसाने के लिए। वो PDM हो या PTI हो, दोनों ने यही काम किया है। यही वजह है कि आज गरीब हैरान, परेशान और सवालिया निशान, और कानून बनते हैं तो उनके लिए, निज़ाम बनता है तो उनके लिए। और अफसोस यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी लिखा है कि फ़हकुम बैनन्नास बिल हक़, इंसाफ के साथ फैसला करो,
लेकिन वहाँ इंसाफ नहीं है। आपके पार्लियामेंट के माथे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन अंदर इस्लामी निज़ाम की कोई सोच नहीं है, कोई गम और फिक्र ही नहीं है। कैसे निज़ाम ठीक होगा? मैं इसलिए कहता हूँ कि इस निज़ाम को ठीक करने के लिए अब अवाम ने खुद ही फैसला करना है। ठीक है, लेकिन सिराजुल हक साहब, आपने भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक कोशिश की है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं, बातचीत का अमल शुरू हो, तो किसकी जानिब से आपने देखा कि जो रवैया था गैर लचकदार था, और एक तासुर जमात इस्लामी की जानिब पर यह भी आता है कि 80 की दहाई से इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होने का इल्ज़ाम भी आप लोगों पर लगता रहा है, तो जो मुज़ाकरात की कोशिशें हुई ये क्या किसी के कहने पर हुई थी? देखिए, हम एक जमहूरी जमात है। मैं आपके लिए मिलाना चाहता हूँ कि महीना के पहले अशरे में हम अपनी मरकज़ी कमेटी का इजलास करते हैं और उसमें कौमी और बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, और फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उसके मुताबिक अमल करते हैं। लिहाजा शदीद पोलराइजेशन और सियासी झगड़ों और फसादात के माहौल में हमने यही सोचा कि हल क्या है। हल यही है कि फाहम तफहीम हो और कौमी यकजहती हो, और उसके लिए इलेक्शन में जाना ज़रूरी है। तो हमने वज़ीर आज़म साहब से भी बात की, जनाब शहबाज शरीफ साहब से, हमने PTI के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान साहब से बात की, और दोनों से मैंने यही एक बात की, इमरान ख़ान साहब से भी, कि अभी आपकी उम्र 72 साल है, अगर आपकी इस रवैये के नतीजे में इस मुल्क में माशाअल्लाह लगा और 10 साल उसका दौरानिया होता है तो आइंदा इलेक्शन होगा 82 साल के होंगे। यही मैंने जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी की कि क्या आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा वज़ीर आज़म के तौर पर लोग आपको याद रखें कि आपके बाद मार्शल्लाह और जमहूरियत और सियासत और आईन का खात्मा हो? अगर नहीं चाहते हैं तो फिर रास्ता यही है कि हम मुज़ाकरात करें। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं, हमने एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान के मुफाद में यह मुज़ाकरात करवाएं, और एक हद तक हम कामयाब हो गए। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें अपना इनपुट डाला। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि पाकिस्तान के मुफाद की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों की बात होनी चाहिए, लेकिन अफसोस होता है कि जब सियासतदान इस हवाले से बात नहीं करते। हमारा जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है या जो इकोनॉमिक क्राइसिस में हम लोग घिरे हुए हैं, इसका हल कुछ भी नहीं दिख रहा। सियासतदान हत्ता कि इस मामले पर ही अगर मिल बैठकर आपस में हाथ एक मेज पर आ जाते तो शायद इसका कोई हल पहले निकल आता, लेकिन जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आम आदमी इसमें इतना पिस रहा है, इसका हल आप क्या समझते हैं? क्योंकि सियासतदान तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। देखिए नबिया साहबा, ये जो आप मईशत की बात करते हैं ना कि मईशत ख़राब है, तो मईशत आपकी ख़राब होगी या मेरी या आम पाकिस्तानी का? जिन सियासतदानों को आप जानते हैं उनकी मईशत ख़राब नहीं है, उनके कारखाने चलते हैं, बैंक बैलेंस ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ है मुल्क के अंदर भी बाहर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर फी लीटर पेट्रोल 1000 रुपया भी हो तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उनके असासे दे के, कुछ डिक्लेयर है वो असासे दे के और गैर डिक्लेयर वो असासे देख लें। मसला है गरीब आदमी का। तो इस मुआशी निज़ाम का एक ही हल है, और वही कि इस मुल्क में सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए, IMF के कर्ज़ों से निजात और उससे तौबा किया जाए, अपनी रिसोर्सेज में इजाफा किया जाए, और यहाँ ज़कात का निज़ाम, उशर का निज़ाम और अल्लाह ने जो निज़ाम मईशत का दिया है वो निज़ाम नाफिज किया जाए। सूदी निज़ाम और IMF के कर्ज़ों की बुनियाद पर जो निज़ाम आप चला रहे हैं 75 सालों से है। हाँ, 22 बार हमने IMF से कर्ज़े लिए। अब आपके फ़ी कस यानी इकानमी कितनी कम, आपके ऊपर 64,000 अरब के कर्ज़े तुम्हारे कंधों पर मौजूद है। पाकिस्तान का ज़र मुबादला इस वक्त भी 4.7 अरब डॉलर है। ठीक है, हमारे करीब बांग्लादेश है, उनके 38 अरब डॉलर है। तो ये लोग तो कम अज़ कम, मैं फिर कहूँगा कि PDM PTI और पीपल्स पार्टी आपकी मईशत को ठीक नहीं कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ ठीक कर सकते हैं वो लोग जो खुद आम लोग हो, जानते हैं कि आम इंसान का मसला क्या है। जमात इस्लामी ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ एक मुतबादिल मुआशी निज़ाम है, कर्ज़ों की बजाय एक मुतबादिल निज़ाम। लेकिन सिराजुल हक साहब, जो बातें आप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। जमात इस्लामी वाकई वो जमात है जिसके अंदर जमहूरियत है, पढ़े लिखे कारकुन रहनुमा मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जमात इस्लामी को उस तरह से पाकिस्तानी अवाम सपोर्ट नहीं करती। जब वोट बैंक हम देखते हैं तो वोट बैंक आपका
स्ट्रांग नहीं है, उसकी आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? जागीरदारों के वोट बैंक निकलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को वोट बैंक निकलते हैं, या अगर हम इमरान खान की बात करें तो लोग उनको बहुत सपोर्ट करती है, तो जमात इस्लामी कहाँ लैग कर रही है? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। जब आपने देखा होगा, आपको याद होगा, यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में इलेक्शन होते थे, लोग इसी इस्लामी जुमे तलबा पर एतमाद करते थे, बच्चे भी और बच्चियाँ भी झूम झूम कर हमारे जलसों में इस्लामी इनकलाब के नारे, ईशा सबज़ है के नारे, रहबरो रहनुमा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के नारे, अलमदद या खुदा के नारे, ये नारे लगाते थे। लोग जमात को वोट देते थे, इस्लामी जमीयत तलबा पर एतमाद करते थे। लेकिन बाहर जो इलेक्शन का निज़ाम है, आज़ाद नहीं है। मुल्क का इस्टेब्लिशमेंट कभी पीपल पार्टी का साथ देती है, कभी मुस्लिम लीग का साथ देती है, कभी PTI को लाती हैं, कभी उसको गिराते हैं, कभी उसको उठाते हैं। वो जो शेर है कि बिगाड़ कर बनाए जा, उबार कर मिटाए जा, कि मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए जा। मैं इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज़ादाना माहौल में इलेक्शन हुआ और ये लोग गैर जानिबदार रहे, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन हो और ये हकीकी मानों में इस्लामी और जदीद फलाही रियासत बने। ये काम जमात इस्लामी कर सकती है। मैं ख़ुद 2 बार खैबर पख्तूनख्वा से मेंबर रहा हूँ। लोग तो वोट देते हैं, कराची में लोग वोट देते हैं, ग्वादर में लोग वोट देते हैं, आपके जनूबी पंजाब में लोगों ने वोट दिया, लाहौर में वोट दिया। लेकिन जो हम इलेक्शन पहले से सीट और सूबे और हुकूमत और मेंबरशिप तकसीम हो जाती हैं और फिर ताकतवर इदारे किसी एक और कभी दूसरे के पल्ले में अपना वजन डालते हैं, उसी से जमहूरियत और हकीकी सियासत नहीं आती है। ठीक है सिराजुल हक साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि बहुत सारे लोगों का जो सियासी करियर है उसका आगाज़ जमीयत से हुआ, खा उनका ताल्लुक नून लीग से हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, उन्होंने आगाज़ किया। लेकिन वजह क्या है कि फिर वो जमात इस्लामी से निकल कर दूसरी जो जमातें हैं उनका हिस्सा बन जाती हैं? आप क्या वजह समझते हैं इसके पीछे? देखिए, असल में मैं फिर यही कहूँगा कि यहाँ जिन लोगों ने अब तक हुकूमतें की हैं, जिनके नाम आप जानते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के गमलों में पले हैं और बड़े हैं। आपको याद नहीं है कि यहाँ 2002 में सैकड़ों की तादाद में इलेक्टेबल्स ने एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में, मुस्लिम लीग को छोड़कर मुस्लिम लीग काम में चले गए, उसको छोड़कर पीपल पार्टी में चले गए, उसको छोड़कर फिर मुस्लिम लीग में आ गए, फिर उस सब को छोड़कर PTI में आ गए। तो यही लोग हैं जो इस मुल्क में इनके कहने पर कभी उस कैम्प में कभी इस कैम्प में, बाकी उससे कुछ लोग मुतासर हो जाते हैं, समझते हैं कि यार इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के जो परवरदा पार्टी हैं बस उसी को इख्तिदार मिलती है, तो क्यों ना उसमें शरीक हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ ही लोग होते हैं, बाकी जमात इस्लामी में एक बार जो आदमी कबूल करता है इस नज़रिए को, फ़िक्र को, वो मरने तक के साथ चलता है, बग़ैर इसके कि वो इख्तिदार में जमात आती है या नहीं आती है, वो एक नज़रिए और इस्लाम और पाकिस्तान के साथ चलते रहते हैं ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक। तो अभी हम कुछ गुजरे सालों की अगर बात करें, जो पिछले कुछ साल गुजरे हैं, तो उसमें हमने देखा है कि ना आप हुकूमत के साथ नज़र आए हैं, ना PDM की इन 13 जमातों के साथ नज़र आए हैं, कोई वाज़े लाइन जमात इस्लामी की नज़र नहीं आ रही। अनवार खावर साहब, यही तो वाज़ेह लाइन है जो आपने बयान फरमाया कि हम न PTI के साथ है न PDM के साथ है, इसलिए कि दोनों स्टेटस को के फैसिलिटेटर है, दोनों IMF से कर्जे लेने वाले, दोनों ट्रांसजेंडर पर इत्तेफाक करने वाले, दोनों कश्मीर को इंडिया के हवाले करने वाले, दोनों ने हर वो काम किया जो IMF ने इनको डिक्टेट किया। किसी खारिजा पॉलिसी पर इनके इख्तिलाफ नहीं है, सनती पॉलिसी पर इख्तिलाफ नहीं है, तालीमी पॉलिसी पर इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए हम स्टेटस को के साथ नहीं है। तो हम एक मुतबादिल की तौर पर एक वाज़े और क्लियर मंशूर और एजेंडे के साथ एक जदीद इस्लामी फलाही रियासत के तस्वुर के साथ आपके सामने खड़े हैं। फिर आप ये देखें कि इन तीनों के नाम पानामा लीक्स में मौजूद है, हम मुतबादिल है, हमारा नाम नहीं है। पंडोरा बकस में इन तीनों के नाम मौजूद है, हमारा नहीं है। नेब के फाइल्स में इन तीनों के नाम मौजूद है, हमारा नहीं है। स्टील मिल, PIA, रेलवे,
को लूटने वालों में इन तीनों के नाम मौजूद हैं, हमारे नाम नहीं है। तो इसलिए हम इनके साथ आपको नज़र नहीं आते। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम एक मुतबादिल की तौर पर कौम के लिए एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। अगर आप करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, रोशन और तालीम याफ्ता पाकिस्तान चाहते हैं, अगर आप अदल और इंसाफ की हुक्मरानी चाहते हैं, उसके लिए जमात इस्लामी एक ऑप्शन के तौर पर आपके सामने है। ठीक, जैसा कि अभी आपने इदारों का भी जिक्र किया, इस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र किया, तो एक बड़ी हैपनिंग है, आपकी राय जानना चाहूँगी। मौलाना हिदायतुर रहमान ने एक बार फिर पुरअमन और जमहूरी मज़ाहमत की कॉल दी है, तो इस मज़ाहमत की वजह बताते हुए उन्हों का यही कहना है कि अपने हकूक़ हासिल करने का अब बस यही एक वाहिद रास्ता और तरीका रह गया है, चाहे दोबारा गिरफ्तारी भी उनको देनी पड़े। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुरअमन जद्दोजहद जमात इस्लामी का रास्ता है। न हम साजिश की बुनियाद पर आना चाहते हैं, न किसी NRO की बुनियाद पर हुकूमत में आना चाहते हैं, न किसी बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के सहारा लेकर हम आना चाहते हैं। हम अवाम की ताउन से, अवाम के सहारे इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो ग्वादर में भी लोगों ने एहतजाज किया, धरने दिए, मौलाना हिदायतुर रहमान को गिरफ्तार किया, रिहा हो गए और बलूचिस्तान के हुकूक के लिए हम जद्दोजहद करते हैं। आज भी हमने मरकज़ी टीम को वहाँ भेजा है ताकि वहाँ जो बलूचिस्तान की क़ियादत है उनके साथ बैठ जाए और बलूचिस्तान के हुकूक के लिए एक लाहे अमल, एक रोड मैप बना ले। तो ये जद्दोजहद तो हम जारी रखेंगे और न सिर्फ बलूचिस्तान के हुकूक के लिए, पूरे मुल्क के मज़लूम अवाम और जो मजबूर अवाम हैं उनके हुकूक के लिए हम जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। ठीक है, और यही कहा जाता है कि काजी हुसैन अहमद मरहूम के दौर में अगर जमात इस्लामी को जब देखते थे तो सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती थी। ज़ालिमो काजी आ रहा है, ये फ़िक्रा भी बड़ा मशहूर था। तो उनके दौर के बाद अब यही कहा जा रहा है कि लोगों को उम्मीदें आपसे थीं, लेकिन अब यही कहा जाता है कि जो जमात है वो अब काजी साहब के बाद उस तरह से एक्टिव नहीं है, फाल नहीं दिखाई देती। नहीं, मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने एक दिन के लिए भी ना अपनी सरगर्मियाँ छोड़ी है, ना अपनी जद्दोजहद छोड़ी है। यह ठीक है, नशीब और फराज और हालात और वाक़यात असरानंदाज होते रहते हैं, लेकिन जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है और एक नज़रियाती जमात कभी भी हालात से मुतासर होकर ना अपनी जद्दोजहद छोड़ती है, ना अपना बयानिया तब्दील करती है। कल भी हमारा बयानिया यही था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल वो न फौजी अमरीत है, न ये नाम नहाद पार्टियां हैं, हल सिर्फ इस्लामी निज़ाम है, नज़रिया ही पाकिस्तान है। और आज भी हम उसी मौके पर खड़े हैं कि अगर 100 साल भी गुजर जाएं और इस मुल्क का मसला हल नहीं होता है तो फिर भी हम यही कहेंगे कि हल सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अल्लाह का दीन है, इस्लामी निज़ाम है, जो अधूरा नहीं है, नामुकम्मल नहीं है, एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम। अच्छा, ठीक है, सिराज अहमद साहब, जानना चाहूँगी कराची की मेशक तहरीक इंसाफ के साथ जो इल्हाक की खबरें सामने आ रही हैं, आप इस हवाले से क्या शेयर करेंगे? कराची में देखिए, एक तरफ जमात इस्लामी है, दूसरी तरफ पीपल पार्टी है। या मेयर जमात का बनेगा या उनका बनेगा, ऐसे में जो एक PTI का किरदार है वो बहुत ही अहम है, इसलिए कि उनके पास इस वक्त कोई 45 वोट है। तो उन्होंने खुद ऐलान किया है कि हम किसी भी सूरत में पीपल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे, उनके मेयर को नहीं आने देंगे और हम जमात इस्लामी। तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो मेयर हैं वो जमात इस्लामी का हाफिज नईमुर रहमान को बनना चाहिए या फिर पीपल्स पार्टी को मौका देंगे दोबारा से? पीपल पार्टी को क्यों मौका देंगे जनाब? उनके 14 साल से सब सीटें उनके पास ज्यादा हैं, तो उन्होंने सिंध को क्या दिया? इसलिए इंशाल्लाह हर सूरत में मेयर जमात इस्लामी ही का आएगा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है उनके पास सीटें ज्यादा हैं, उनको मौका मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सीट ही ज्यादा नहीं है। उन्होंने जाली तरीके से हल्का बंदी भी की, फिर इंतज़ामिया का इस्तेमाल किया, फिर आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने हर जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों के ज़रिए, उसके बावजूद भी वो नहीं जीत सके। यानी अगर हमारे दरमियान 2, 3, 4 हलकों का इस वक्त भी फ़र्क है, जबकि बहुत सारे हलकों पर इलेक्शन अभी होना है, उसके बावजूद भी
अल्हम्दुलिल्लाह हम और पीपल पार्टी के तादाद में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे में अगर PTI का वोट जमात इस्लामी के पलटे में आ जाती है तो हमें तो एक वाज़िह बरतरी पर हासिल होगी। ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तोड़ फोड़ का शिकार है, बड़ी तादाद में PTI से लोग अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। आपकी जानिब से भी कहा गया था जमात इस्लामी की जानिब से कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, जमात इस्लामी के रास्ते उनके लिए खुले हैं, दरवाजे खुले, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफ लीग में या फिर नून लीग में या पीपल्स पार्टी में उनकी शमूलियत हो रही है। आपसे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा कोई राब्ते में है या कोई बड़ा अहम नाम शामिल होने जा रहे हैं जमात इस्लामी में? देखिए, PTI ने जो 5-10 साल सियासत की है तो उन्होंने मुसलसल अपने कारकुन को यही समझाया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इन दोनों ने मुल्क को लूटा, ख़जाने को लूटा और मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अब अगर ये लोग इस वक्त जिस सिचुएशन में है, ज़ाहिर बात है मैं उनको यही मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस मुल्क को एक हकीकी तब्दीली यहाँ देखना चाहते हैं, मदीना की इस्लामी रियासत देखना चाहते हैं, करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों की ज़मानत जो है वो कोई फ़र्द नहीं है, वो एक निज़ाम है जिसका नाम इस्लामी निज़ाम है और जमात इस्लामी इस्लामी निज़ाम का लंबरदार है। तो इसलिए एक उनका लीडर है, ज़ाहिर है लीडर जो है वो मुफाद परस्त भी होता है, अपने हल्के में कामयाबी का तस्वुर भी रखता है और अपने ज़ाती मफादात के बुनियाद पर फैसले करता है, लेकिन वोटर हमेशा मुखलिस होता है किसी भी पार्टी का हो। तो मैं सिर्फ PTI का नहीं, मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातों की उस आम वर्कर को अपील करता हूँ जो पाकिस्तान को पुरअमन, खुशहाल और जदीद रियासत देखना चाहते हैं कि इन पार्टियों के होते हुए जो ख़ानदानी प्रॉपर्टीज़ है, पार्टियाँ नहीं हैं, इसमें पाकिस्तान नहीं बन सकता है। अगर आप खुशहाल तरक्याफ्ता पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ जमात इस्लामी आपको दे सकती है, जो एक हकीकी जमहूरी जमात भी है, प्रोग्रेसिव जमात भी है, करप्शन फ्री जमात भी है, विजन भी रखती है, मंशूर भी रखती है और खिदमत का एक ट्रैक और तारीख भी इनके साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और वो यही कह रहे थे तमाम सियासी जमातों के हवाले से भी कि जो हल है वो सिर्फ जमात इस्लामी। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और नाज़रीन, आपका हेल्थ के हवाले से हमने सेगमेंट खासकर डिज़ाइन किया है और फलों का बादशाह उसका सीज़न आ चुका है। मेरा इशारा है आम की जानिब। तो नाज़रीन, आमों का सीज़न दैट्स हियर और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का जो इंतज़ार है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि फलों का बादशाह जब आ जाता है तो बाकी सारे फल फिर जरा अंडररेटेड हो जाते हैं। और पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम का मतलब ये भी है कि इस मौसम में मुख्तलिफ इक़साम के मज़ेदार फल आते हैं और ख़ास तौर पर जो फलों का बादशाह है आम, वो आता है। तो जिससे हर छोटा बड़ा जो है हम देखते हैं हर बच्चे को पसंद है, हर बड़े को आम पसंद है। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो दुनिया में आम पैदा करने वाला चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। सबसे जो मीठे आम हैं, सबसे जो टेस्टी आम हैं, वो पाकिस्तान की ही सरजमीन की पैदावार हैं। तो पाकिस्तान में आमतौर पर आम गर्म इलाकों में काश्त किए जाते हैं और इनके लातादाद फ़वाइद भी हैं, बहुत सारे फायदे हैं और फ़वाइद हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ आम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यही ख्याल नहीं रखा जाता कि क्वांटिटी जो है उसकी वो कितना मैटर करती है और फिर उसकी वजह से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। आई एम श्योर इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, कम होंगे, लेकिन फिर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो माहिर ग़िज़ायत डॉक्टर उम्मे फरवा मुश्ताक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर उम्मे फरवा, आई एम श्योर आम की तारीफ तो अनवार ने और मैंने तो हमने खासी कर दी, लेकिन आपकी भी फेवरेट यही होंगे, फेवरेट फल आमों फलों का बादशाह है। तो इसके फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे तो है आई एम श्योर हर फल के, हर सब्जी के, हर खाने की चीज़ के होते हैं, लेकिन क्या आम अपने साथ कोई नुकसान भी लेकर आता है? नॉट एज सच, बट ये है कि मॉडरेशन इज द की।
अगर उसको देखें उसका रिकमेंडेड सर्विंग साइज है, जिस तरह वैसे हम मैंगो की बात करें तो वो आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी है जो कि स्किन के लिए अच्छा है, फाइबर है, आपकी डाइजेशन के लिए अच्छा है, कोलन कैंसर जो है उसकी प्रिवेंशन में अच्छा है। लेकिन जहाँ पर इसके इतने सारे हमें जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं, जिस तरह रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है, पोटेशियम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर में अच्छा होता है। लेकिन जब इसकी हम क्वांटिटी को नहीं कंट्रोल करके खाते, विच इज वेरी कॉमन हियर इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज अबंडेंटली अवेलेबल है, और देखा जाए तो जब सीजन आता है तो अफोर्डेबल भी हो जाता है, सीजनल फ्रूट होता है बिल्कुल। तो उसमें जाके ये प्रॉब्लम आता है सिर्फ कि इसका जब पोर्शन कंट्रोल नहीं किया जाता तो जिस तरह डायबिटिक लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, क्योंकि स्वीटेस्ट जो है ना हमारा फ्रूट वो मैंगो है। ठीक है। तो इसकी अगर हम ये देखें जो हमारा स्केल होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसके अगेंस्ट हम ये देखते हैं कि कौन सी फूड कितनी देर में आपकी शुगर बढ़ाती है, तो मैंगो जो है वो एक बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, क्योंकि ये बहुत जल्दी शुगर लेवल्स जो है रेस करता है। बट एट द सेम टाइम अगर इसमें हम ये देखें कि वो लोग जो कि कभी उनको जो डायबिटिक पेशेंट्स है जिनका सडनली अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप भी कर जाए, तो अगर ऐसी सिचुएशन में उन्हें फॉरन मैंगो दिया जाए तो हम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को जो है वो नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। फिर इसका जो मेनली एक आता है ना पोर्शन कंट्रोल, उसमें ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये खाना कितना है, तो दे थिंक कि अच्छा इट्स अ स्मॉल मैंगो तो 3-4 हम इकट्ठे खा लें, इट्स ओके, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, बट इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। आपने हाफ कप से ज्यादा एक्सीड नहीं करना, आधा कप अगर आप खा रहे हैं तो उसमें कोई मसला यानी कि जो 150 ग्राम हम हमेशा सुनते हैं कि फल अगर किसी दिन में कोई भी फल अगर लेना है तो उसकी जो पोर्शन है वो 150 ग्राम यानी कि एक स्मॉल बाउल होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स की जो सर्विंग है ना वो हाफ कप कट क्यूब्स होते हैं और 1 मीडियम साइज होता है कि जिस तरह पीच है, एप्पल है, लाइक टेनिस बॉल साइज का, ठीक है। तो अगर उतने साइज का हम ले रहे हैं जिस तरह एप्पल है, पीच है, बट एप्पल और पीच का ये है कि वो इतने स्वीट फ्रूट्स नहीं है। बट जब हम मैंगो की बात करते हैं तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा स्वीट फ्रूट है और उसमें जो है वो जल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को जो है बढ़ा देता है, तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि हाफ कप से ज्यादा आपने एक्सीड नहीं करना एक नॉर्मल पर्सन के लिए, हेल्दी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने सबसे पहली बात जो की वो मॉडरेशन की है, जो कि यहाँ पर तो किसी में नहीं है, तो लोगों का तो फिर हाथ नहीं रुकता जब आम आता है। अच्छा, अभी हमें बराह रास्त जाना पड़ रहा है, शायद खाकान अब्बास से गुफ्तगू कर रहे हैं, दोबारा ज्वाइन करेंगे, आपको मुलाहिजा कीजिए। कम से कम माफ़ी मांग ले, इतना तो हो सकता है ना। अगर आप जाली केस बनाते हैं, झूठे केस बनाते हैं, तो कम से कम ये कह दें यार हमसे गलती होगी, हम दबाव में थे। अब ये पता नहीं दबाव किसका था। इमरान खान साहब तो उस वक्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ्तार करवाया है, बड़े मजमे में जलसों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब ये बात मानने से तैयार नहीं है। तो गुजारिश ये है कि वो तो आपस में तय कर ले कि किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ उनके मामलात का ज़ाला कौन करेगा, इन बातों का जवाब कौन देगा। तो आज चेयरमैन नैब की ये अगर कानूनी नहीं तो अखलाकी जिम्मेदारी है कि इन मामलात की तह तक पहुंचेंगे। ये केस बनाए क्यों गए, क्यों हद तक की गई लोगों की अदालतों में बुला कर, क्यों उनकी जिंदगियां मफलूज की गई। तो कम से कम एक माजरत ही कर दें कि हमसे गलती हो गई है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आज भी कहता हूँ चेयरमैन नायब साहब से कहता हूँ केस चला लें और कैमरे लगा कर चलाएं। जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं आज, तो कैमरे अदालतों के अंदर लगाएं ताकि पता चले कि इन केसों में है क्या। हम इमरान खान तरफ छुपने वाले नहीं हैं, हम अदालतों से भागने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि केस चलाओ। हमने कभी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं किया, हमने कभी रिमांड से घबराहट हमने नहीं दिखाई, क्योंकि सियासी लीडर का काम होता है कि सीना तान कर बाहर आए। घर में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती, अदालतों में छुपने वाली गुंजाइश नहीं होती। तरीका ये होता है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगा है और आप समझते हैं कि गलत है, तो फिर सामने जो करना है कर लें। किसी रिमांड लेना है, जुडिशल भेजना है, जेलों में भेजना है, जो करना है कर ले, क्योंकि आपके शायद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो एक बार फिर से बात करेंगे आम की अफादियत और नुकसान के हवाले से। साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आम की अफादियत और नुकसानात के हवाले से। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह मॉडरेशन की सबसे पहले आपने बात की थी, तो मॉडरेशन तो है ही नहीं, क्योंकि जब ये फल आता है तो सबकी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में खाया जाए। मैं अपने घर में भी देखता हूँ, मेरे घर वाले बड़े शौकीन हैं। वो लोग फिर क्या करें, क्योंकि हाथ नहीं फिर उनका रुकता, तो उनके लिए क्या मशवरा है? फिर क्या ऐसा किया जाए कि हम डायबिटीज़ की तरफ ना जाएँ या उसके नुकसान ना हों? उसके लिए ये है कि देखें, जब डाइट बैलेंस्ड होती है ना, तो फिर ही आपको किसी भी फूड को लेके पोर्शन कंट्रोल करना आसान होता है। अगर पहली बात तो ये कि फ्रूट को अवॉइड करें कि खाने के साथ ना लें। अगर किसी को अपना वेट मैनेज करना है या कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ये कि फ्रूट को खाने के साथ ना लें, फ्रूट को एज अ स्नैक इस्तेमाल करें। और उसमें भी ये कि उसका पोर्शन जरूर कंट्रोल करें। अब ये कि जिस तरह बताया कि मैंगो का जो सर्विंग साइज है, जो हमारा एक पोर्शन है, वो हाफ कप होना चाहिए। तो अगर कोई उसके 2 पोर्शंस भी ले रहा है, लाइक 1 कप ले रहा है, तो वो उसको अपनी किसी दूसरी, मतलब यहाँ तो आप उसको अपनी उतनी एक्सरसाइज के साथ बैलेंस करें, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं करते हैं। अभी ये है कि एवरी पर्सन वांट्स टू लूज वेट, लेकिन वो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करना चाहते। तो यहाँ तो आपके लिए ये एक होता है कि आपने पोर्शन कंट्रोल कर लिया, या फिर यह कि आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करें। आपको पता हो कि ये जितनी मैंने अपना अंदर जितनी भी एनर्जी इनटेक लिया है, मैंने इसको बैलेंस कर लिया, क्योंकि जितनी एक्सेसिव शुगर्स हैं वो तो आपके फिर अंदर फैट बन के स्टोर होती चली जाएंगी। अच्छा, ये तो हमने बात की कि इसको एक पोर्शन में लेना है या क्वांटिटी का हमें काफ़ी ख्याल रखना है, मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। लेकिन वो बच्चे या वो खवातीन या वो लोग जो कि वेट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए मैंगो मिल्क शेक या फिर इसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए? जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो वो इसको जूस भी ले सकते हैं, लेकिन जूस में ये कि पल्प जरूर नेचुरल जो मैंगो है ना उसको इस्तेमाल करें, ताकि उसका जो पल्प है वो जरूर हो। उसमें पैकेज जो मैंगो जूस है ना उसकी तरफ ना आ जाए। बस ये कि अगर कोई मिल्क शेक ले रहा है तो मिल्क शेक के अंदर हम बहुत ज्यादा जो है वो चीनी का इस्तेमाल करते हैं। उससे बेहतर है कि आप फ्रूट का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा ऐड कर लें, तो उसमें आप ले सकते हैं। और जिस तरह ये कि आप उसमें देखें, अगर हम सिंपल अगर इंग्रेडिएंट देखें कि आपने मिल्क, दूध और आम, इसके अलावा कोई अगर चीज नहीं ऐड की, तो वो एक हेल्दी चीज है। इट कैन इवन बी यूज्ड इन वेट लॉस। मैंने खुद वेट लॉस में शेक्स पिए हुए हैं, लेकिन उसमें ये कि हाफ कप अगर आप फ्रूट का पोर्शन ले रहे हैं और हाफ कप ही आप लो फैट मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो वो लेने में कोई नुकसान नहीं। और उसका 1 ग्लास जो है, जब आप उसको ब्लेंड करेंगे इजीली 1 ग्लास जो है वो मिल्क शेक का रेडी हो जाएगा। ठीक है। और एक ये भी कहा जाता है कि जो तासीर है आम की वो गर्म है बहुत ज़्यादा। जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो फिर उन्हें एक्नी हो जाती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि आम खाने के बाद उनकी कोशिश होती है कि कच्ची लस्सी पी जाए ताकि उसकी तासीर को। तो ये क्या कॉन्सेप्ट? अच्छा, फिर और अदर साइड हम ये भी सुनते हैं कि इन मेडिकल साइंस गर्म ठंडे की कोई तासीर नहीं है। कोई है तो फिर आम खाने के बाद ये जो एक्नी है, जिस तरह अनवार का जिक्र करेंगे, हमारे यहाँ ट्रेंड है कच्ची लस्सी इस्तेमाल, तो ये सिर्फ एक रिवायत या रीत बन चुकी है या आदत बन चुकी है? एक्नी होती है ना, उनके पहली बात तो ये कि जो रूट कॉज है वो देखना होता है। अच्छा, कभी भी डायरेक्ट आम खाने से एक्नी नहीं किसी को होती। उसमें ये है कि अब जिस तरह मैंने बताया कि बहुत एक्सेसिव शुगर्स हैं, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर ले रहे हैं तो फिर चांसेस हैं कि आपको एक्नी होगी। अगर किसी की ऑलरेडी एक्नी प्रोन स्किन है, उसको पहले ही जो है वो पिंपल्स वगैरह निकलते रहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर वो डेयरी का भी, क्योंकि जब हम एक्नी की सर्टेन मेडिसिन हैं उसके साथ आपने डेयरी प्रोडक्ट को नहीं कंज्यूम करना होता, तो इसलिए अक्सर सुना होगा कि कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं कि दूध वाली चीजें आपने नहीं लेनी अगर किसी को एक्नी है। उसकी मेन रीजन ये है कि ये भी देखना होता है कि एक जो ड्रग साथ दी जा रही है, मेडिसिन दे रहे हैं, उसका फूड के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। ठीक है। फिर ये कि लोगों को भी होती है जिनका पीसीओएस का प्रॉब्लम है। अच्छा। या उन फीमेल्स में भी होगी जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला हमारे पास पेशेंट है, मेजॉरिटी को यहाँ पे लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे लोगों में कॉमन चीज है ना, वो बहुत आराम से कह देते हैं मुझे फ्लूइड रिटेंशन है इसलिए मेरा वेट ज्यादा है, जबकि फ्लूइड रिटेंशन जो है वो लिवर या किडनी के पेशेंट में होती है, एक हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उम्मे फरवा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और आमों की अफादियत के हवाले से हमारे साथ शेयर कर रही थी। लेकिन जब भी आप इसको इस्तेमाल करें मॉडरेशन में करें, ख्याल रखना बहुत ज़्यादा वो देखना बहुत जरूरी है। कल आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आम गर्म नहीं होते ये भी आज हमें पता चला है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।